Hello and welcome back to Smart Traders of YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. कल निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट अनाउंस किया। वो सुन के मेरे कान खड़े हो गए और मुझे कुछ हद तक अच्छा भी लगा, तो उसी को आज डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स एंड टैक्स स्लैब्स। नो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 12 lakhs प्लस इनकम। अगर आपका एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स देना ही नहीं है भाई। और 12,75,000 है या फिर थोड़ा ऊपर है तो भी कुछ जरिए हैं। अगर आप अपने सीए से या फिर टैक्स जो भी फाइल करता है उससे बात करेंगे तो आपको टैक्स में रिबेट मिला देगा और हो सकता है कि आपको कुछ भी टैक्स ना देना पड़े। गवर्नमेंट के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से लगता है कि गवर्नमेंट सबको न्यू टैक्स स्लैब में लाना चाहती है। पहले भी ऐसा ही हुआ है। वो लोग नए टैक्स स्लैब में कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं जिससे जो भी टैक्स फाइल करता है वो नए रिजिम को ही चूज करता है और फिर बोलते हैं कि ओल्ड रिजिम को यूज नहीं कर रहा है इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो यही इस बार भी होने वाला है। पिछले साल 75 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था और उसमें से 65 करोड़ यानी 87% जनता 12 लाख से नीचे की थी। तो अब इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनकम भी कम होगी। अब बात कर लेते हैं हाउस होल्ड इनकम की। अगर आप 12 लाख कमाते हो और आपको कोई टैक्स नहीं देना है तो आप ये पकड़ के चलिए कि महीने का अगर आप 1 लाख भी कमाते हैं तो आपको 1 रुपया भी गवर्नमेंट को नहीं देना है। और अगर आप कोई कंपनी ओन करते हैं, आप और आपका स्पाउस दोनों उसमें काम करते हैं तो 12-12 लाख दोनों की सैलरी हो गई और उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। तो टेक्निकली 2 लाख आप कमा रहे हैं एक हाउस होल्ड और 1 रुपया भी इनकम टैक्स में नहीं जा रहा है। मतलब 2 लाख मंथली इनकम पर भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। इस बजट में स्टार्टअप के लिए जो क्रेडिट गारंटी थी उसको भी 20 करोड़ तक कर दिया गया है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उनके लिए भी क्रेडिट 5 से 10 करोड़ तक अवेलेबल है। और आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट क्रेडिट के थ्रू 1.5 ट्रिलियन रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो बिजनेसेस को मिलेंगे और बिजनेस ग्रो होंगे। एमएसएमई का जो मैन्युफैक्चरिंग है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है इसकी वजह से। इस बजट में स्टार्टअप को 10,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया गया है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी। फंड का मतलब यह है कि बहुत से केस में वो रिटर्न भी नहीं करना पड़ता। वैसे इस बजट के दौरान एक कंसर्न तो था ही कि बैंक्स में लिक्विडिटी ऑल टाइम लो चल रही है, तो आरबीआई के द्वारा कुछ रुपीस इंजेक्ट किए जाएंगे बैंक्स को जिससे लिक्विडिटी बढ़ सके। और जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो बैंक लोगों को लोन दे पाएगा जिससे बिजनेसेस ग्रो होंगे और अर्निंग बढ़ेगी। अर्निंग पर टैक्स कम है तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे और जब लोग ज्यादा खर्चा करते हैं तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलता है। हो सकता है वो जीएसटी के फॉर्म में मिले या फिर अदर टैक्स के फॉर्म में मिले और जो देश की जीडीपी है वो भी इंप्रूव होती है। एजुकेशन सेक्टर्स के लिए भी इसमें कुछ अनाउंसमेंट किए गए। आईआईटी एंड मेडिकल सीट्स। आईआईटीज में 6,500 एडिशनल सीट्स ऐड की गई है, स्पेशली नए स्टैब्लिश्ड आईआईटी जैसे आईआईटी धनबाद, भिलाई, गोवा, जम्मू, धारवाड़ में। उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस की सीट भी 10,000 से बढ़ाई गई है। इस बजट में कुछ अनूठी चीज देखने को मिली क्योंकि एआई का जमाना चल रहा है तो एआई को भी कुछ बजट अनाउंस किया गया है। इस बजट में एआई डेटा सेंटर के लिए 5,500 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया और इसके थ्रू सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एआई एजुकेशन और फाउंडेशन एआई मॉडल्स डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है। मेरा मानना यह है कि क्या इतनी फंडिंग या इतना पैसा लगाकर जो हम आउटकम प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या वो मिल पाएगा, क्योंकि यूएस जैसी इकोनॉमी इसमें हैविली इन्वेस्ट कर रही है और ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बट चाइना ने जैसे डीप सीक लेके आया और कम कॉस्ट में, हो सकता है इंडियन भी कुछ जुगाड़ लेके आ जाए और इंडिया का एआई वर्ल्ड में नाम कर दे। और इस बजट में वर्कर्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री कर दिया गया है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए। तो जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, बेसिकली उनका भी इंश्योरेंस हो जाएगा और गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी। और इस स्कीम को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना बोला है और इसमें लोगों को 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा इसमें न्यू एयरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी बात की गई है। 120 नए एयरपोर्ट्स अनाउंस हुए हैं। हाँ, उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है बट नेक्स्ट 10 साल में वो लोग फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे और बताएंगे कि कौन से 120 एयरपोर्ट आ सकते हैं। अगर ये आ जाते हैं तो छोटी छोटी सिटीज का बड़ी बड़ी सिटीज से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग जो अभी मूव कर रहे हैं बड़ी सिटीज में वो नहीं करेंगे और हो सकता है कि जो भी हाउसिंग क्राइसिस चल रही है उस पर भी कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं और इसके थ्रू 5 सालों में
और इसके थ्रू 5 सालों में 18 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का टारगेट दिया गया है। और इस बजट में न्यूक्लियर पावर प्लांट को ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी से अगर कोई बिजली बनाना चाहता है या कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी अब घुस पाएंगे। वैसे जैसे मैं इंश्योरेंस की खबर कवर कर रहा था, उसमें एक और चीज आई है कि अभी इस बजट में बोला गया है कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस में 100% एफडीआई अलो हो गई है, मतलब 100% खुद अपनी कंपनी डाल के विदेश वाले भी यहाँ इंश्योरेंस लॉन्च कर पाएंगे। मतलब कंपटीशन बढ़ेगा और हमको इंश्योरेंस हो सकता है कि फ्यूचर में सस्ता पड़े। 2026 का फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स 11.2 लाख करोड़ कर दिया है, जो पहले 11.11 लाख करोड़ था। मतलब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करेगी देश को आगे बढ़ाने के लिए। रोड्स, रेलवे और डिफेंस में मेजर एक्सपेंडिचर करने का इनका प्लान है। वहीं पर इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ एरियाज है जहां पर वो कुछ जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कम भी करेंगे। इस बजट में कस्टम ड्यूटी एडजस्टमेंट्स भी प्लान की गई है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर पहले कस्टम ड्यूटी 10% थी, जो अभी इन्होंने 20% कर दी है। मतलब हमको जो डिस्प्ले है वो महंगे पड़ेंगे अगर इंडिया में नहीं बनते तो। और वहीं पर जो ओपन कंपोनेंट होते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटा दी गई है। मतलब दूसरे जो पार्ट्स है वो सस्ते मिलेंगे बट डिस्प्ले महंगी मिलेगी अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो। और इस बजट में जो ईवीज पर कस्टम ड्यूटी लगती है उसको भी एडजस्ट किया गया है, जिससे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। और इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड लॉन्च होने वाला है, जिससे प्रोसेस फास्ट, सीमलेस और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टैक्स डिडक्शन लिमिट्स भी दी गई है सीनियर सिटीजन को। तो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, मतलब डबल कर दी गई है। बट कितने सीनियर सिटीजन है जो इसके बारे में अवेयर है या फिर इस दायरे में आते हैं। इसके अलावा जो स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन पीरियड होता है उसको भी एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 2030 तक कर दिया गया है। मतलब अगर कोई स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर करना चाहता है इंडिया में तो 1 अप्रैल 2030 तक कर पाएगा, क्योंकि जब स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर करते हैं, मतलब इंडियन स्टार्टअप के अंदर, तो उसमें कुछ टैक्स की छूट मिलती है 3 साल तक। और ये सब जो चीजें अनाउंस की गई ना, उसके थ्रू गवर्नमेंट ओवरऑल 1 लाख करोड़ का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडियन जनता के ऊपर। उसके अलावा जो स्टील एंड एलपीजी है उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटीज में कुछ चेंज किया गया है। स्टील की जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उसको रिड्यूस किया गया है, वहीं पर जो एलपीजी की इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी 15% से रिड्यूस की गई है, जिससे एलपीजी की कॉस्ट कम होने की संभावना है, बट मुझे नहीं लगता कि वो कम होगी। तो बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी सुपर ऐप एंड डिजिटल सर्विसेज की। इंडियन रेलवेज ने एक सुपर ऐप लॉन्च की है जिसमें टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस, पार्सल ट्रैकिंग, फ्रेट इंक्वायरी और इवन फूड सर्विसेज भी इंटीग्रेट किया गया है। बट ये जो ऐप डेवलप कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट के पास खुद की आईटी फर्म है? नहीं है ना। बाकी सारी इंडस्ट्री तो उनके पास है, कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और पीएसयू बना रखा है। बट आईटी फील्ड में वैसा कोई पीएसयू है नहीं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आईआरसीटीसी ऐप है ना वो स्लो है, बट मैं बोलूंगा कि यार ठीक है, वो जिस हिसाब से ट्रैफिक मैनेज करता है उसके हिसाब से स्लो ही होगा। और हम अपना खुद का सर्वर मेंटेन करते हैं, तो अगर हम उसको ज्यादा सर्वर देंगे तो फास्ट तो हो जाएगा, बट कॉस्ट जस्टिफाई नहीं होगी क्योंकि हमको कॉस्ट ज्यादा डालनी पड़ेगी। उसके अलावा जो क्लाउडेड सर्विसेज है उसमें भी नए मॉडल और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखे गए हैं, जैसे 10 रुपए पर 1 मिलियन टोकन्स पर। तो इंडिया में कहीं ना कहीं क्लाउड सर्विसेज को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो अभी अच्छा टाइम है, अगर कोई सोच रहा है कि क्लाउड में कुछ बिजनेस बनाए, क्लाउड सर्विसेज लॉन्च करे तो कर सकता है। वैसे लोग बोल रहे हैं कि ये जो ओवरऑल बजट अनाउंस हुआ वो ठीक ठाक ही है, ज्यादा अच्छा नहीं है, बट मेरे हिसाब से अभी तक के जितने भी बजट निर्मला ताई ने अनाउंस किए उसमें ये उनके हिसाब से थोड़ा अच्छा बजट है। और अबो एवरेज ही बोलूंगा मैं इनको, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास को काफी ज्यादा राहत दी गई है और उसके साथ ही जो सिलेक्टिव बिजनेस है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प मिली है और स्टार्टअप में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है। बट मेरे हिसाब से, मेरी मानो तो ये जो बजट आया है ना, ये आम आदमी के लिए है और जो स्टार्टअप्स है या बिजनेसमैन है उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। क्योंकि जब 12 लाख तक की सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा तो थोड़ा बहुत पैसा तो लोगों का बचेगा और वो लोग इन्वेस्ट ही करेंगे, चाहे वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड में करे, स्टॉक में करे, कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे ही करेंगे उस पैसे का। हालांकि जैसे कि हर बजट में रहता है कि कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, वैसे इस बजट में भी कुछ इंप्रूवमेंट इनको लाने थे बट नहीं लेके आए। बट ठीक है, जो भी है, ओवरऑल लोगों ने जो मीम्स बनाए वो इस बार पॉजिटिव थे फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर। पर इससे पहले जो भी मीम्स आ रहे थे ना वो तो उनकी नेगेटिव इमेज ही पोर्ट्रेट कर रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का अपडेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।